नमस्कार, आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्र। मैं हूं हर्षिता सावंत। शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। सीमित दायरे में बाजार, निफ्टी 11,300 के ऊपर टिकने की कोशिश में, मगर HDFC बैंक में जोरदार तेजी के बदौलत निफ्टी बैंक ने बनाया नया शिखर। एक्सिस बैंक भी नई ऊंचाई पर। रबर के भाव घटने से टायर शेयरों में रौनक। अपोलो, जेके टायर, सीएट, गुडियर में अच्छी खरीदारी। आईसेक्स पर रबर के दाम 3 हफ्ते के निचले स्तर पर पहुंचे। बोइंग 737 मैक्स की उड़ान पर बैन से स्पाइस जेट और जेट एयरवेज 2% से ज्यादा टूटे। विमानन मंत्रालय के साथ एयरलाइंस की बैठक आज। जेपी ग्रुप के घर खरीदारों के लिए राहत की खबर। 2 से 3 साल के भीतर खरीदारों को मिल जाएगी चाबी। सरकारी कंस्ट्रक्शन कंपनी NBCC ने दिया भरोसा। और सरकारी ट्रेडिंग कंपनी MSTC का IPO खुला। 121 से 128 रुपए है प्राइस बैंड। इशू से 225 करोड़ जुटाने की योजना। अगर निफ्टी बैंक यहां से आज चलने के बाद इसकी 29,000 की पॉसिबिलिटी भी है। जिस प्रकार का पागलपन, जिस प्रकार का मोमेंटम है, जो लिक्विडिटी है, याद रखिए आज कमाल दिखाएगा HDFC बैंक। 28,700 का ही वो लेवल है जो इस हफ्ते का टारगेट है। कल भी हम बात कर रहे थे, तो यही वो कॉल ऑप्शन इस समय आपको खरीदना चाहिए। यानी यहाँ से 200 पॉइंट, 125 पॉइंट बैंक निफ्टी ऊपर हो चुका है। और हम आपसे क्या कह रहे थे, सुबह बाजार खुलने से पहले नीचे खुल जाए तो छोड़िएगा मत, क्योंकि मंदी करने वाले फंस चुके हैं। और जबरदस्त तेजी एक बार फिर निफ्टी बैंक में देखने को मिली है। देखिए 200 पॉइंट ऊपर निफ्टी भले ही सांस ले रहा हो, 11,300 के आसपास है, लेकिन डिप का फायदा उठाया है और लोगों ने निचले लेवल से स्टॉक्स में खरीदारी जरूर की है। अब क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए इस आधे घंटे में, इस पर बात करेंगे। और साथ ही यहाँ से आगे क्लोजिंग तक क्या रणनीति बनाएं, इस पर भी बात होगी। हमारा साथ दे रहे हैं प्रकाशकाबा.com के प्रकाश काबा। आशीष से जानेंगे कि मिड कैप स्टॉक्स में क्या एक्शन है। और एक डेवलपमेंट जेपी के घर खरीदारों के लिए भी आ रही है। दीपाली नंदा से ज्यादा जानकारी लेंगे, लेकिन पहले इस समय मार्केट का हाल देख ले। निफ्टी 11,300 जैसे मैं आपको बता रही थी। मिड कैप इंडेक्स आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं, जहां पर इस समय करीब 97 अंकों की गिरावट देखने को मिल रही है। दरअसल अच्छी खासी तेजी के बाद हमने देखा है जो मिड कैप इंडेक्स है उसमें कुछ मुनाफा वसूली आज के सत्र में देखी गई है। लेकिन आज का ट्रेंड क्या बना है? रियल एस्टेट शेयर भागे हैं, बैंकिंग शेयर भागे हैं, दूसरी तरफ मेटल्स में बिकवाली का दबाव और सरकारी बैंकों में और सरकारी कंपनियों में बिकवाली का दबाव देखा गया है। और सरकारी कंपनियां कमजोर इसीलिए हैं क्योंकि वो CPSE का ETF आने वाला है। तो यहाँ पर IOC जैसे काउंटर्स, ONGC जैसे काउंटर्स, BL जैसे काउंटर्स, इन सब के जो 11 कंपनियों के नाम हैं वो सब उस लिस्ट में, और उन सभी में आज बिकवाली देखने को मिली। चलिए, लेकिन इस समय का ट्रेड समझते हैं। हमारे साथ प्रकाश हैं। प्रकाश, गुड आफ्टरनून। बताइए 11,300, अब नॉर्मली लोग वो डिप ढूंढते हैं सेकेंड हाफ में तेजी करने के लिए। आज खुले हम मजबूत, ठीक खुले, फिर 11,342 तक पहुंचे, फिर एक करेक्टिव मूव आया। अब 11,300 पर बाजार टिका हुआ है। क्या नई तेजी के पक्ष में हैं आप? सिलेक्टिव स्टॉक्स होने चाहिए, निफ्टी की बात नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इतनी तेजी के बाद करेक्शन तो आता है। करेक्शन 2 तरफ के होते हैं, एक तो प्राइस वाइज करेक्शन होता है, दूसरा होता है टाइम वाइज करेक्शन। यहाँ लगता है एक टाइम वाइज करेक्शन की ज़रूरत है। हो सकता है ज़्यादा गिरावट नहीं आए, लेकिन टाइम तो बिताना ही पड़ेगा। कितनी इतनी तेजी के बाद एक टाइम बिताना पड़ता है। अगर थोड़ा करेक्शन आता भी है तो शायद करीब कह सकते हैं 11,265, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। इसके इर्द गिर्द मिलता हो तो ले लेना चाहिए फॉर 1-2 दिन के लिए। लेकिन मुझे लगता है बैंक निफ्टी थोड़ा ज़्यादा तेज़ी नज़र आती है, इसमें बहुत ही स्ट्रॉन्ग नज़र आता है। इसका टारगेट करीब हो सकता है 28,700 क्रॉस ही कर लेगा और करीब 800-850 भी जा सकता है। इसका जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है 28,350 का है। तो मुझे लगता है बैंक निफ्टी में तेज़ी होनी चाहिए सिलेक्टिवली सम स्टॉक्स में। ओके, तो ये फिलहाल आपके लिए सलाह। निफ्टी बैंक में आप तेजी की पोजीशन लेकर चलेंगे तो फायदा कमाएंगे। सिलेक्टिव स्टॉक्स में तेजी की जा सकती है। कौन से शेयर हैं प्रकाश? मुझे 2 स्टॉक्स अच्छे लगते हैं। एक तो है बजाज ऑटो, यहाँ पर काफ़ी हद तक अप मूव ऑन है। इसका टेक्निकल टारगेट 3,050 का है, स्टॉप होगा 3,010। तो बजाज ऑटो में एक बाइंग बनती है। ठीक है। दूसरा स्टॉक अच्छा लगता है वो BEML। यहाँ पर भी कह सकते हैं कि बहुत अच्छा अप मूव मिला, मोमेंटम। और BEML का जो टारगेट है ऑन द अपसाइड करीब 730 का है।
सॉरी 970 होगा, हाँ। स्टॉप होगा 900 का होना चाहिए। मुझे लगता है 1000 की तरफ जाने की कोशिश करा है, लेकिन ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू 970 टारगेट सही होता है। ओके, तो 970 के टारगेट के लिए यानी कि यहाँ से करीब 35 रुपए और बढ़ सकता है काउंटर। स्टॉप लॉस आप 900 पर लगाएंगे और दिग्गजों में बजाज ऑटो में पोजीशन लेनी है। चलिए, लेकिन फोकस मिड कैप्स पर, और मिड कैप में ऊपरी लेवल से कुछ हल्की मुनाफा वसूली जरूर देखने को मिली है इंडेक्स में आज भी, लेकिन आपको ढेर सारे ऐसे स्टॉक्स दिखेंगे जो आउट परफॉर्म कर रहे हैं। पूरा जायजा ले लेते हैं आशीष के साथ। आशीष, कह लीजिए साइडवेज मूवमेंट का दिन है। आधे % के आसपास इंडेक्स के लिहाज से आपको कमजोरी देखने को मिलेगी और मार्केट ब्रेथ आज कमजोर है 1:2, यानी कि जितने शेयर ट्रेड हो रहे हैं 2/3 लाल निशान में ट्रेड करते हुए। हालांकि घबराने वाली बात, एडवांस टैक्स की डेट पास आ रही है तो उसके चलते रिडेम्पशन प्रेशर थोड़ा मिड कैप इस समय झेलते हुए। लेकिन अच्छी बात से शुरुआत करेंगे। तो अच्छी बात मतलब जो टॉप गेनर्स हैं इस समय, जहां जोरदार तेजी है, वो स्टॉक्स आप लोग की स्क्रीन पर कंटेनर कॉर्पोरेशन, अमरा राजा, इंडियन होटल्स और पूरा होटल एज अ पैक। दरअसल ध्यान रखें आज बहुत स्ट्रॉन्ग मूव दिखा रहा है। भारत फोर्ज में हम देख रहे हैं 2.5% के आसपास का उछाल। तो तमाम वो स्टॉक जो 2 से 4.5% के उछाल के साथ इस समय ट्रेड करते हुए, रियल एस्टेट एज अ स्पेस में बड़ा स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है। और ये मोमेंटम पिकअप हुआ जब से हमारे संवाददाता आलोक ने हाईलाइट करा था जीएसटी काउंसिल में 19 तारीख को जो बैठक हो सकती है, उसमें अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टीज पे भी आप देख सकते हैं जीएसटी लेट शायद स्लैश कर दिए जाएं। आज सुबह सीएलएसए की रिपोर्ट आ गई, डीएलएफ पे सेल से सीधे बाय का कॉल आता हुआ नजर आया। तो डीएलएफ कल भी एक्शन में था, आज भी डीएलएफ 2-2.5% की मजबूती के साथ ट्रेड करता हुआ। प्रेस्टीज एस्टेट, इंडियाबुल्स रियल एस्टेट, इन सब में हम देख रहे हैं 2-2% का उछाल देखने को मिल रहा है। कल बाजार बंद होते होते आपने नोटिस करा होगा कुछ स्टील कंपनीज में ऊपरी स्तर से दबाव दिखना शुरू हुआ था, लाल निशान में जाके मेटल पैक बंद होता हुआ नजर आया था। आज भी मेटल्स मिड कैप्स में आप देखेंगे दबाव के साथ ट्रेड होता हुआ। सेल हुआ, नैल्को हुआ, जेएसपीएल हुआ, सब में 2 से लेकर 5% तक का दबाव देखने को मिल रहा है। और साथ साथ सरकारी बैंक्स, इस हफ्ते की शुरुआत से बहुत एक्शन देखने को मिला था, खासतौर पे जब वो ऐसा स्टील का रेजोल्यूशन सामने आया था कि आर्सेलरमित्तल 42,000 करोड़ रुपए में खरीदेंगे, तो सबसे रिजॉइस इन पीएसयू बैंक्स ने करा था। आज थोड़ा मुनाफा वसूली का दबाव झेलते हुए इंडियन बैंक, यूनियन बैंक, पीएनबी सब आपकी स्क्रीन पर 1.5% का दबाव यहां पर है। खबरों वाले स्टॉक्स अब आपकी स्क्रीन पर आएंगे। माइंडट्री, और दरअसल आज आईटी एज अ पैक में आउट परफॉर्मेंस है। माइंडट्री में खरीदारी इसीलिए हो रही है क्योंकि अब खबरें हैं कि वीजी सिद्धार्था साहब और उनकी जो एंटरप्राइजेस का कुल मिलाकर 20% स्टेक है, वो शायद एलएनटी खरीदेगा, ओपन ऑफर आएगा, इसलिए वो मजबूती के साथ कामकाज। अपोलो टायर्स और बालकृष्ण इंडस्ट्री जो आपने हेडलाइन में भी मेंशन करा कि रबर की कीमतें 3 हफ्तों के लोज पर, तो इन स्टॉक्स में हम देख रहे हैं कुछ हरकत। हालांकि ऊपरी स्तरों से स्टॉक भी ठंडे पड़ रहे हैं बाजार के मूड के साथ साथ। और जाते जाते कुछ लूजर्स आपकी स्क्रीन पर आएंगे। क्रॉम्पटन ग्रीव्स, क्रॉम्पटन कंज्यूमर 3% नीचे, आईडीबीआई बैंक, एनबीसीसी में दबाव के साथ। ये वो स्टॉक हैं जो ऑफ लेट थोड़ा एक्शन दिखाना शुरू करा था, आज वो रैली फिजल आउट होती हुई नजर आ रही है। एनएलसी इंडिया, डिश टीवी, जीएमआर इंफ्रा, कुछ और ऐसे स्टॉक्स जो इस समय लाल निशान में ट्रेड करते हुए। ठीक है, तो ये तमाम काउंटर जो आज बाजार को थोड़ा सा नीचे खींच रहे हैं। इस बीच कुछ स्टॉक्स पर प्रकाश मैं आपकी राय लेना चाहूंगी, जहां पर देखिए ऊपरी लेवल से अच्छी खासी अब मुनाफा वसूली शुरू हो गई है। इसमें सेल शामिल है और सेल का जिक्र आज हमने खुलते ही भी किया था क्योंकि मेटल्स कमज़ोर हैं। जेएसडब्ल्यू स्टील में कुछ दबाव बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। इन मेटल कंपनियों में क्या आप नई मंदी की पोजीशन लेंगे? लेना चाहिए, क्योंकि सेल की बात करें तो यहाँ पर एग्जॉशन पैटर्न है, जो एक सेकंड अटेम्प्ट हुआ था ऑन द अपसाइड के लिए, लेकिन वो भी बिकवाली आ गई यहाँ पर। मुझे लगता है सेल करीब 50 या 48 जोन से वहाँ तक स्लाइड होने की संभावना है। स्टॉप होगा 55 का, काफ़ी डीप है लेकिन ज़रूरी है। वही बात जिंदाल स्टील की, यहाँ पर भी लगता है कि ये बेचने की जगह अच्छी है, प्रॉफिट बुकिंग हो रही है यहाँ पर। इसका टेक्निकल टारगेट कुछ 160 का होगा और कह सकते हैं स्टॉप होना चाहिए करीब करीब अराउंड 171 का। ये जिंदल स्टील जेएसपीएल की बात हो रही है, आप जेएसडब्ल्यू स्टील दिखा रहे हैं डायरेक्टर साहब, तो जेएसपीएल एक सेल है। जेएसडब्ल्यू स्टील में भी आज हमने देखा है कमजोरी देखने को मिल रही है और यहाँ पर गावा साहब कह रहे हैं कि बिकवाली करके चले। अच्छा, एक दो और काउंटर्स लेकर आते हैं स्क्रीन पर। फ्यूचर कंज्यूमर, प्रकाश, इसमें ऊपरी लेवल से बिकवाली आई है। देखिए आज तो स्टॉक वैसे भी 6% नीचे है, लेकिन पिछले आधे घंटे में यहाँ पर प्रेशर बनता हुआ दिखाई दिया। और दूसरी तरफ मैरिको में भी अब शॉर्ट की पोजीशंस जुड़ने लगी है। पहले मैरिको की बात करते हैं क्योंकि मैरिको वैसे भी फ्यूचर्स वाला स्टॉक है। क्या मंदी का ट्रेड है? हो सकता है, यहाँ पर पॉसिबल है कि अपमूव था वो खत्म हो गया। जो उसका टारगेट था मैरिको का 355 था और करीब करीब वहीं से लौटा है। मेरे ख्याल से बेचना चाहिए। यहाँ पर स्टॉप होगा 345 का। लोअर लेवल्स करीब करीब 334 से 330 यहाँ तक स्लाइड होने की संभावना है। 334 से 330 तक के लेवल्स आप कह रहे हैं मैरिको में देखने को मिलेंगे। फिलहाल स्टॉक 339 पर इस समय ट्रेड कर रहा है। फ्यूचर्स में मेरे रेडार पर ये फिलहाल लेवल्स आ रहे हैं। और
ठीक है, तो ये मार्केट की स्थिति हुई, लेकिन पिछले दिनों से जो लगातार भारतीय बाजारों में तेजी देखने को मिली है, उस पर मॉर्गन स्टैनली के रिदम देसाई का मानना है कि बाजार फंडामेंटली सुधरने लगा है, जिससे आगे और तेजी भी जारी रहेगी। If we step back and evaluate the fundamentals, I think India's fundamentals have made a trough sometime last year. And I think we are at the beginning of a new fundamental cycle. More recently, I think the market has started making a call that India will vote in a majority government. And if that conviction in the market grows, then I think we'll be in for a pretty powerful move in the market, or a continuing powerful move until the elections. लेकिन इस सबके बीच अर्निंग्स ग्रोथ को लेकर अभी भी चिंता बनी हुई है। रिदम ये भी कहते हैं कि अर्निंग ग्रोथ में खासी आगे बढ़ोतरी देखने की जरूरत है। I think we are at the beginning of a new fundamental cycle. Now these are long duration cycles. They tend to last for 5-7 years. So arguably, I would say that we are at the beginning, or maybe a few months into a 5-7 year cycle, in which I think we should witness pretty strong earnings growth. It will not surprise me if earnings, put in a 20% CAGR over the next 5 years. ओके, तो ये फिलहाल ओवरऑल मार्केट पर व्यू। अच्छा, इस बीच येस बैंक आपकी स्क्रीन पर फटाफट लेकर आएंगे, क्योंकि इसमें इस समय एक नया मूव आ रहा है। 237 के लेवल्स बैंकिंग स्टॉक्स के नाम है आज का दिन, और येस बैंक अब आपकी स्क्रीन पे मूव अभी अभी आया है। देखिए, हाई इसने छू लिया। प्रकाश, बताइए टारगेट क्या रहेगा? 234 का स्टॉप होना चाहिए। टारगेट क्या रहेगा? तो ऑल टाइम हाई हो जाएगा। 1 सीट क्रॉस से 240 अगर क्रॉस कर लेगा 41, तो और एक हाई टाइम हो जाएगा। फिर 250 का टारगेट रहेगा। तो मुझे लगता है जाना चाहिए वहाँ पर, मैटर ऑफ टाइम। स्टॉप होना चाहिए 234 और ट्रेड करना चाहिए। जी हाँ, हाईस पर देखिए स्टॉक ट्रेड कर रहा है। 250 के लेवल्स की तैयारी कर रहा है काउंटर, इसीलिए खरीद के चले। इस समय बड़ा मोमेंटम एक्शन यहीं पर आता हुआ पिछले आधे घंटे में देख रही हूँ मैं, करीब करीब वॉल्यूम एक्शन बढ़ चुका है और 1% से ज्यादा की तेजी स्टॉक ने पिछले आधे घंटे में दिखाई है। लेकिन अब फोकस करते हैं एक अच्छी खबर पर। सरकारी कंस्ट्रक्शन कंपनी एनबीसीसी ने जेपी ग्रुप के खरीदारों को 2 से 3 साल में घर सौंपने का भरोसा दिया है। एनबीसीसी ने घर खरीदारों के साथ बैठक में यह जानकारी दी। ज्यादा डिटेल्स हमारी संवाददाता दीपाली नंदा के पास है। दीपाली, ये बहुत लंबा खिंच चुका है मामला। आश्वासन दे रहा है मैनेजमेंट कि जल्द ही लोगों के हाथ अलॉटमेंट मिलेगा, घर मिलेंगे। बिल्कुल आपने सही कहा कि अगर हम इस पूरे मामले को देखें तो 10 से 15 सालों से पूरा मामला अटका हुआ है, और अब हमें ये एक्सक्लूसिव जानकारी मिल रही है कि हाल ही में सरकारी कंस्ट्रक्शन कंपनी एनबीसीसी ने जेपी इंफ्राट्रक के होम बायर्स के साथ बैठक की है, और बैठक में आश्वासन एनबीसीसी की तरफ से दिया गया है कि अगर अधिग्रहण की मंजूरी कंपनी को मिलती है तो अगले 2 से 3 सालों में घर खरीदारों को घर की चाबी दे देगा। साथ ही साथ जानकारी ये भी मिल रही है कि एनबीसीसी ने बाकायदा एक पूरा प्लान सामने रखा है कि किस तरह से वो जो अटके हुए प्रोजेक्ट्स है उसे पूरा करने के लिए पैसा जुटाएगा। जो बात एनबीसीसी की तरफ से की गई है वो ये कि वो जेपी के जो एसेट है उसे बेचकर ही पैसा जुटाएगा। अभी अगर हम बात करें तो जेपी इंफ्राटेक के पास करीब 2000 एकड़ ज़मीन और 300 से ज़्यादा मकान खाली पड़े हैं, तो इस एसेट को बेचकर ही पैसा जुटाया जाएगा, जिसके ज़रिए ये जो अधूरे पड़े प्रोजेक्ट है इसे एनबीसीसी पूरा करने का प्लान बना रही है। इसके अलावा एनबीसीसी ने बैठक में ये बताया कि जल्द ही वो घर खरीदारों के सामने टावर वाइज कंस्ट्रक्शन का प्लान भी पेश करेगी, और साथ ही साथ कोशिश यही रहेगी कि पूरे जो प्रोसेस है इसमें जो खर्च है, जो लागत है वो ना बढ़े। साथ ही साथ एनबीसीसी ये भी योजना बना रहा है, चूंकि काफ़ी देरी हो चुकी है, इसकी एवज में घर खरीदारों को कुछ मुआवजा भी दिया जाए। मैं आपको बता दूं कि अभी एनबीसीसी को इंतज़ार है इस पूरे प्रोजेक्ट के अधिग्रहण का, क्योंकि इस इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी प्रोसेस के तहत एनबीसीसी के अलावा सुरक्षा एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी ने भी बोली लगाई है। तो इन दोनों कंपनियों की तरफ से बोली लगाई गई है, इंतजार है नतीजे आने का और उसके बाद ही इस पर काम शुरू किया जाएगा। ओके, तो ये फिलहाल आपके लिए अपडेट आता हुआ कि यहाँ पर अभी भी कुछ औपचारिकताएं बाकी है, लेकिन आश्वासन आ चुका है उन घर खरीदारों के लिए जो सालों से इंतजार कर रहे हैं डिलीवरीज का। एनबीसीसी ने कहा है कि 2 से 3 साल मैक्स दीजिए, हम आपको घर जरूर देंगे। तो ये फिलहाल एक अपडेट। आज एनबीसीसी के स्टॉक में हालांकि दबाव इसीलिए है कि सीपीएसई ईटीएफ में इसका भी नाम है। याद रखिएगा 11 कंपनियों में सरकार हिस्सेदारी बेचना चाह रही है और ये सीपीएसई ईटीएफ के जरिए ही होगा। ये ईटीएफ खुलेगा 19 मार्च को, यानी कि